गुड इवनिंग फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आज का हमारा जो सेशन है ये है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आज हम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से एक राइट पोर्टफोलियो क्रिएट करना है और एक अच्छी रिटर्न जनरेट करनी है, पैसिव इनकम और एज वेल एज द डिविडेंड इनकम प्लस कैपिटल गेन्स, सो दैट जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल हो सके। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ये इन्वेस्टिंग का पार्ट है। और इन्वेस्टिंग आपको पता ही है, एक गोल के साथ होती है और एक हम विजन लेके चलते हैं कि मुझे एक पोर्टफोलियो बनाना है और ऐसे स्टॉक्स को ऐड करना है जो आने वाले टाइम में मुझे अच्छा रिटर्न देके जा सकें। सो आज का सेशन बहुत ही इंटरेक्टिव होने वाला है और इस सेशन को आप प्रॉपरली समझिए। इस सेशन के 2 पार्ट्स रहेंगे टेक्निकली, और दोनों पार्ट्स के अंदर यू विल गेट द नॉलेज अबाउट द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड होल्डिंग। और आपका एक अच्छा मल्टी बैगर शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो आज जिस भी प्राइस पे चल रहे हैं, आ, आने वाले टाइम में कई गुना रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। मीन्स कि एक ऐसा स्टॉक्स जो हो सकता है आज 200 300 400 रुपीज पे चल रहा हो, बट दैट स्टॉक हैज अ पोटेंशियल टू गिव द मल्टी बैगर रिटर्न्स लाइक 3x 4x रिटर्न्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पूरे सेशन को प्रॉपरली आप सीखें, समझें और इसी के अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम में अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना शुरू करें, इन्वेस्टिंग करनी शुरू करें। सो यस, विद योर परमिशन आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन हियर। सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी कंपनी की, ठीक है, सो सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस या किसी भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो होगा द साइज ऑफ द कंपनी। साइज साइज ऑफ द कंपनी क्या होता है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड की बात करेंगे हम तो हमारे पास ऑब्वियसली ग्लोबल कंपनीज के नाम आएंगे, जैसे कि amazon, एप्पल एंड nvidia और टेस्ला। ठीक है, टेस्ला हो गया, मेटा हो गया जो हमारी फेसबुक है, गूगल। तो इस तरह की कंपनीज जो है ये वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज है। ये जो बिगेस्ट कंपनीज हैं किस मैटर पे सबसे बड़ी हैं? क्या इनके पास सबसे ज्यादा इंप्लॉयज हैं? क्या इनके जो प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज हैं या वट एवर जो भी इनका बिजनेस है क्या वो सबसे बड़ा है? या ये जो कंपनीज हैं इनकी जो मार्केट कैप है वो सबसे ज्यादा है? द राइट आंसर इज मार्केट कैप। कंपनी का जो एक्चुअल साइज है, कंपनी की इंप्लॉयज, उसकी जो अदर जो बाकी पैरामीटर्स हैं उससे नहीं मेजर किया जाता। कंपनी बिग है या स्मॉल है ये पता चलता है कंपनी की मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली। सो मार्केट कैप जो है हर कंपनी की डिफरेंट होती है, बट हाउ वी कैन कैलकुलेट द मार्केट कैप, पहले उस पर बात करते हैं। मार्केट कैप इज द साइज ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपिटलाइजेशन, कि इस समय मार्केट में उस कंपनी की क्या वैल्यू चल रही है। द वैल्यूएशन इन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट प्लेस इज कॉल्ड द मार्केट कैप। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से समझते हैं इस चीज को। एक कंपनी है एक कंपनी है जिसने आज तक जो उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो कि पूरे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, और वो है अराउंड 10 CR। तो एक कंपनी ने 10 करोड़ शेयर इशू किए आज तक, और उसके कितने शेयर किसके पास हैं हम उसमें नहीं जाएंगे, बट टोटल नंबर ऑफ शेयर्स किसी भी कंपनी के हैं 10 CR, 10 करोड़ शेयर्स हैं। और उस 10 करोड़ शेयर्स में एक शेयर का प्राइस है 200 रुपीज। कितना प्राइस है? 200 रुपीज। तो इस समय इस कंपनी की जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप मीन्स इस समय वैल्यू ऑफ द कंपनी इन द मार्केट प्लेस कितनी होगी? 200 × 10 CR। इस कंपनी की मार्केट कैप है 2000 करोड़ रुपया। मीन्स कि अगर ये जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, किसी के पास 10 शेयर्स होंगे, किसी के पास 100 शेयर्स होंगे, किसी के पास 1 लाख शेयर्स भी होंगे, अगर सभी के सभी लोग ये शेयर सेल करने के लिए रेडी हो जाएं आज के इस करंट रेट पे, तो मुझे कितने का चेक काट के देना होगा?
दैट इज द कॉल्ड मार्केट कैप। ऑब्वियसली सभी लोग तो एक प्राइस पे सेल करने के लिए रेडी नहीं होंगे, बट जस्ट आज के प्राइस के अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की जो वैल्यू है वो कहलाती है मार्केट कैप। सो अब हम बात करेंगे कुछ एग्जांपल्स की, देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज की इंडिया में क्या मार्केट कैप है। तो इसके लिए मैं एक वेबसाइट पे आपको लेके जा रहा हूं, जिस वेबसाइट का नाम है screener.in। कौन सी वेबसाइट है? screener.in। तो जब मैं screener.in पे आपको लेके जा रहा हूं, तो वहां पे हम सबसे पहले एक कंपनी देखते हैं जिसका नाम है रिलायंस। कौन सी कंपनी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर मैं जैसे ही क्लिक करता हूं, तो यहां पे द करंट प्राइस ऑफ रिलायंस आ जाएगा 1394, और द मार्केट कैप ऑफ दिस रिलायंस इज दिस 18,86,893 करोड़। ठीक है, तो ये जो है रिलायंस की टोटल मार्केट कैप है इस समय इन द मार्केट। कैसे निकलेगी? अगर हम इसके शेयर के प्राइस को मल्टीप्लाई किसके साथ कर दें? नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, तो आपके पास जो है कंपनी की मार्केट कैप आ जाएगी। ऑब्वियसली आप रिवर्स कैलकुलेशन करके नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। कैसे? 18,86,893 को डिवाइड कर दीजिए 91394 से, करंट रेट से, तो रिवर्स कैलकुलेशन करके आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स निकल आएंगे। बट जो है इस समय जो रिलायंस की मार्केट कैप है वो है 18,86,000, और एक शेयर का प्राइस कितना है? 1,394 रुपए, मतलब 1,394 रुपीज। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पे, फिर रिलायंस के एक शेयर का रेट हो गया 1,394 रुपीज। एक मैं फीडबैक आपसे लेना चाहूंगा, क्या किसी भी कंपनी की मार्केट कैप डेली बेसिस पे चेंज होती है? जस्ट रिप्लाई टू द चैट बॉक्स। क्या कंपनी की मार्केट कैप चेंज होती है डेली बेसिस पे? आंसर इज यस। व्हाई नॉट? मार्केट कैप का फॉर्मूला क्या है? वो है, मार्केट कैप का फॉर्मूला है शेयर का प्राइस मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर्स। क्या शेयर का प्राइस डेली बेसिस पे चेंज नहीं होता? ऑब्वियसली होता है, उसके कारण हमारी मार्केट कैप के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर किसी स्टॉक का प्राइस डबल हो जाएगा, तो उसकी मार्केट कैप भी मार्केट में डबल हो जाएगी, कंपनी का वैल्यूएशन का मार्केट में डबल हो जाएगी। सो ऑन, अगर प्राइस डाउन जाएंगे तो मार्केट कैप भी डाउन जाएगी। इट्स क्लियर? अब यहां पे चलते हैं, एक और कंपनी को चेक करते हैं, और वो है हमारी एमआरएफ। सो रिलायंस के एक शेयर का प्राइस आपने देख लिया, दैट इज 1,394 रुपीज। और यहां पे एक शेयर है एमआरएफ। एमआरएफ का शेयर का एक प्राइस देखते हैं, और ये है एक शेयर का प्राइस 1,43,235 का एक शेयर है। एक शेयर का प्राइस ऑफ एमआरएफ इज 1,43,000 अप्रोक्सीमेटली। और रिलायंस के एक शेयर का प्राइस कितना था? 1,394 रुपीज। ये रिलायंस के शेयर का प्राइस है, और ये एमआरएफ के शेयर का प्राइस है। दोनों में से कौन सी कंपनी बड़ी कंपनी है? एमआरएफ बिग कंपनी है या रिलायंस बिग कंपनी है? तो बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं होती कि कौन सी बिग कंपनी है। वो समझते हैं कि जिसका प्राइस ज्यादा, वो कंपनी बड़ी कंपनी होगी। आंसर इज नो, बिकॉज द मार्केट कैप ऑफ एमआरएफ इज ओनली 60,000 करोड़, और रिलायंस का मार्केट कैप कितना था? 18 लाख करोड़। तो शेयर का प्राइस कम है ज्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। कंपनी का साइज जो है एक्चुअल में पता चलता है उसकी मार्केट कैप के हिसाब से। ऑब्वियसली एमआरएफ के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम होंगे, और रिलायंस के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बहुत ज्यादा होंगे। इसलिए रिलायंस के शेयर का प्राइस कम है, बट फिर भी उसकी मार्केट कैप जो है वो
far 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 bigger than, much bigger than the MRF. So here कभी भी आपने आगे से चेक करना है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, छोटी है, स्मॉल है, लार्ज है, वट एवर, तो नेवर एवर assume anything by just checking the price quote of the company. आपको हमेशा ये जानना है उसकी मार्केट कैप के बारे में, तभी आपको एक्चुअल में पता चलेगा उसका साइज कितना है. इज इट क्लियर टिल नाउ फ्रेंड्स? अगर किसी का डाउट है तो प्लीज यू कैन रेज द हैंड. यस मिस मेहरीन. सर सर जब हम रिलायंस में जाते हैं सर, तो मैंने मार्केट कैप को ये पर शेयर की प्राइस से डिवाइड किया, तो सर मुझे आंसर आ रहा है 1353.581। हाँ, तो इतने करोड़ शेयर हैं रिलायंस के, ओके। नंबर ऑफ शेयर्स इतने हैं. और अगर इसके 50% शेयर अंबानी फैमिली के पास है, ठीक है ना. ओके सो सर। तो यस, द नंबर ऑफ शेयर्स रिलायंस के इतने हैं. सेम एज इट इज यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एमआरएफ. एमआरएफ की मार्केट कैप को उसके प्राइस से डिवाइड कर दीजिए, अप्रोक्सीमेटली 40 लाख शेयर्स निकल के आएंगे एमआरएफ के. तो यहां से पता चलता है कि भले ही एमआरएफ का प्राइस ज्यादा है, बट द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ रिलायंस आर हायर, मच हायर देन द एमआरएफ. दैट्स व्हाई डिस्पाइट द लोअर प्राइस उसकी मार्केट कैप ज्यादा है. फ्रेंड्स, आई होप इट्स क्लियर फॉर एवरीबडी. तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ. सो अगर कभी भी आपने चेक करना होगा साइज ऑफ द कंपनी, तो आपको उसकी मार्केट कैप को ऑब्जर्व करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्केट कैप, मैं दोबारा लिख देता हूं. फॉर्मूला ऑफ मार्केट कैप इज, फॉर्मूला ऑफ मार्केट कैप इज नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर, सॉरी, मतलब जितने भी कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ द शेयर. क्या दोस्तों ये फॉर्मूला समझ आया आपको? मार्केट कैप का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे किसके साथ, उसकी प्राइस के साथ, आज के प्राइस के साथ, तो वी विल गेट द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी. प्लीज अगर ये चीज क्लियर हो गई है, पुट यस इनटू द चैट बॉक्स. अब हम चलते हैं आगे दोस्तों. मार्केट कैप समझने के बाद अब हम आगे चलते हैं. जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, जब भी हम किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, चाहे हम उसका एक शेयर बाय करें, चाहे उसके हम 1 लाख शेयर बाय करें, एक्चुअल में हम क्या कर रहे होते हैं, उस कंपनी में राइट, शेयर मींस राइट ऑफ ऑनरशिप. हम उस कंपनी में शेयर बाय कर रहे हैं मींस हम उस कंपनी के मालिक बन रहे हैं. तो आप चाहे उसका 50% शेयर बाय करें, 25% शेयर बाय करें, या टीनियस्ट टीनियस्ट पार्ट, स्मॉलेस्ट पार्ट बाय करें, एक शेयर बाय करें, you are becoming the owner of those. Owner means you are becoming the shareholder of the company. Shareholder means right of ownership. Here, चाहे आप उसका एक शेयर बाय करें, चाहे उसके 100% शेयर बाय करें, बात यहां ये नहीं है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं. बात आती है वैल्यूएशन की, कि आप किस वैल्यूएशन पे पैसा लगा रहे हैं. अगर मैं आज एमआरएफ के अंदर एक शेयर खरीदता हूं, मेरी इन्वेस्टमेंट तो 1,43,000 की है. दिस इज माई इन्वेस्टमेंट. बट मैं एमआरएफ में किस रेट पे एंट्री कर रहा हूं या किस वैल्यूएशन पे एंट्री कर रहा हूं, एंड दैट वैल्यूएशन इज 60,752 करोड़ की वैल्यूएशन है. अगर मैं इसी तरीके से रिलायंस की वैल्यू का एक शेयर खरीदता हूं, या 100 शेयर खरीदता हूं, या 1,000 शेयर खरीदता हूं, तो मैं किस वैल्यूएशन पे पैसा लगा रहा हूं. आप छोटा पार्ट खरीदें, बड़ा पार्ट खरीदें, आप किस वैल्यूएशन पे एंट्री ले रहे हैं, वो ये है 18,86,893 करोड़. इज इट क्लियर फ्रेंड्स? कि हाँ सर मैं समझ गया हूं, चाहे मैं छोटा पार्ट खरीदूं, चाहे मैं पूरी कंपनी खरीदूं, जितना पैसा लगाऊंगा उतना शेयर मुझे मिल जाएगा. बट मेन थिंग इज द वैल्यूएशन, मैं किस वैल्यूएशन पे यहाँ पे एंटर हो रहा हूं. तो अगर ये चीज क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में जो है यस लिख दीजिए कि सर फाइन. सुमन कह रहे हैं यस ठीक है.
बाकी भी पार्टिसिपेट करें डिस्कशन के अंदर। पलक जी कह रहे हैं यस फाइन, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अब जो असली चीज आप समझेंगे वो क्या है। सपोज फ्रेंड्स यहां देखें, एक कंपनी है, एक कंपनी है बेसिकली, उसकी जो मार्केट कैप है, एक कंपनी है उसकी मार्केट कैप जो है वो है 2000 करोड़। कितने की मार्केट कैप है? 2000 करोड़ की। अगेन वही बात है कि आप उसका कितना परसेंट शेयर खरीद रहे हैं, इससे मैटर, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आप उसमें किस वैल्यूएशन पे एंटर कर रहे हैं। चाहे मैं इसका एक शेयर खरीदूं या पूरी कंपनी खरीदूं, मैं आज इस कंपनी में जब एंट्री ले रहा हूं तो मेरी इस कंपनी की वैल्यूएशन है 2000 करोड़ की। इज इट क्लियर? अब चलते हैं आगे। ये जो कंपनी है, ये ईयरली जो नेट प्रॉफिट बना रही है, क्या बना रही है? नेट प्रॉफिट। वो नेट प्रॉफिट बना रही है सपोज 50 CR का। मतलब ये कंपनी अब एक साल में 50 करोड़ का प्रॉफिट बना के दे रही है। अगर तो पूरी कंपनी मेरी हुई तो 50 करोड़ का 50 करोड़ मेरा। अगर मेरे पास 1% हुआ, इस 50 करोड़ का 1% मेरा, सो ऑन, जितना भी मेरे पास शेयर है। अब उसमें नहीं जाएंगे। सपोज द मार्केट कैप ऑफ दिस कंपनी इज 200 CR, 2000 CR, और 2000 करोड़ की कंपनी अपने ऑनर्स को, अपने मालिकों को, चाहे मालिक एक है या मालिक 1000 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ये कंपनी 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाल के दे रही है। इज इट राइट? नेट प्रॉफिट कितने का निकाल के दे रही है? 50 करोड़ का। चाहे मैं इसका एक शेयर खरीद रहा हूँ, पूरी कंपनी खरीद रहा हूँ, बट मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं 2000 करोड़ की वैल्यूएशन पे पैसा लगा रहा हूं। तो मेरा सवाल ये है कि सपोज मैं इस कंपनी को परचेज कर लेता हूँ और ये कंपनी मुझे 50 CR प्रॉफिट निकाल के दे रही है पर ईयर का। कितने का दे रही है? पर ईयर का। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मान लीजिए कि एवरी ईयर इफ द कंपनी विल पे 50 करोड़ का प्रॉफिट, तो जो मैंने इन्वेस्टमेंट की है 2000 करोड़ की, मेरा पैसा पूरा होने में, मतलब जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको बाय बैक, गेट बैक होने में कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा? 2000 करोड़ मैंने लगा दिया और एवरी ईयर 50 रुपए का प्रॉफिट निकाल के दे रही है, तो हाउ मेनी ईयर्स इट विल टेक टू गेट बैक योर मनी? तो इसका फॉर्मूला क्या हुआ? इसको बोलते हैं, देखो सबसे पहले ये है मार्केट कैप, कंपनी का प्राइस कितना था, इसको बोलते हैं पीई रेशो। प्लीज नोट कर लें, इसको बोलते हैं पीई रेशो। पी का मतलब प्राइस ऑफ द कंपनी, ई मींस अर्निंग ऑफ दैट कंपनी। अर्निंग्स मींस वो कितना पैसा कमा रही है। तो इस कंपनी का जो प्राइस है, प्राइस टैग ऑफ दिस कंपनी इज, दैट इज कॉल्ड मार्केट कैप। मार्केट कैप मींस प्राइस टैग ऑफ दिस कंपनी। प्राइस है इसका 2000 करोड़ का। हाउ मच प्रॉफिट्स इट इज जनरेटिंग पर ईयर? 50 CR। तो इसकी पी, प्राइस ऑफ द कंपनी, डिवाइड बाय ई, अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, इसको बोलते हैं पीई रेशो। और पीई रेशो कितनी आई इसकी? हाउ मेनी इयर्स? 40 इयर्स, 40 आई इसकी पीई रेशो। क्या दोस्तों मैंने सही कैलकुलेशन किया? 2000 डिवाइड बाय 50 इज इक्वल टू 40। इसकी पीई रेशो है 40। इसकी पीई रेशो कितनी है? 40 है। सो हियर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कल को कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज द मार्केट कैप ऑफ द कंपनी, क्या आप उसको आंसर दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो प्लीज लेट मी नो, नंबर वन। नंबर टू, अगर कल को आपको कोई पूछेगा कि किसी भी कंपनी की पीई रेशो निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? उसकी मार्केट कैप को, उसके प्राइस टैग को डिवाइड बाय कर देंगे नेट प्रॉफिट्स के साथ। लेट्स सी, वन टाइम करके देखते हैं। तो यहां पे जो रिलायंस कंपनी है इसका जो मार्केट कैप है वह ये है, ठीक है। मार्केट कैप जो है वो है हमारा दिस वन, रिलायंस का। इसका नेट प्रॉफिट कितना है?
इसकी मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाके देख लेता हूं, यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा। टीटीएम का मतलब होता है ट्रेलिंग टिल मंथ, मतलब लेटेस्ट। तो वो हमारे पास है नेट प्रॉफिट ये वाला, इसका इस साल का जो नेट प्रॉफिट है दैट इज 97,000 करोड़। तो अगर आप इसकी 90, इसका जो ये 97,776 है, अगर आप इसकी मार्केट कैप को, जो ये मार्केट कैप है, इसको डिवाइड कर देंगे, 97,776 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है, तो आपको मिलेगी उसकी पीई रेशो। ये है स्टॉक पीई रेशो, दैट विल बी अराउंड 24-25। आप किसी भी कंपनी की पीई रेशो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि ये पीई रेशो चेंज होती है, मार्केट कैप डिवाइड बाय अर्निंग्स है, तो ये पीई रेशो भी चेंज होती है, ये भी फिक्स नहीं है। अगर मार्केट कैप इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसके अकॉर्डिंगली पीई रेशो पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। और सेकंड इंपैक्ट है प्रॉफिट्स आने से, नेट प्रॉफिट्स आने पे, जब कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं उससे भी पीई रेशो पे इंपैक्ट पड़ता है। अगर प्रॉफिट अच्छा आया तो पीई रेशो ड्रॉप करती है, अगर प्रॉफिट नहीं आए तो पीई रेशो इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि पीई रेशो क्या होती है? मार्केट कैप डिवाइड बाय नेट प्रॉफिट्स। सो अगर दोस्तों ये समझ आपको आ गया है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट करना चाहूंगा यहाँ पे कि पी रेशो क्या होती है? प्राइस बाय अर्निंग्स। व्हाट इज द पी रेशो? पी रेशो इज प्राइस बाय अर्निंग्स। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या पीई रेशो ज्यादा होनी चाहिए? शुड द पी शुड बी हाई और लो? आपका क्या विचार है यहाँ पे? पीई रेशो शुड बी हाई और इट शुड बी लो? व्हाट इज योर ओपिनियन? हमारा पैसा जल्दी वापस आना चाहिए, और इट विल, और इट वुड टेक more years to get back? What is your opinion? पी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए, लो होनी चाहिए? प्लीज रिप्लाई इन टू द चैट बॉक्स। क्या मेरी आवाज क्लियरली आ रही है आपको? डिपेंड ऑन द सेक्टर, मुश्ताक कह रहे हैं कि इट्स ओके, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट अभी तक जो भी हमने स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग बताएं मुझे। पी रेशियो का मतलब होता है प्राइस मार्केट कैप डिवाइड बाय अर्निंग्स, मतलब आपका पैसा कितने साल में वापस आएगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पी रेशियो ज्यादा होनी चाहिए या हाई होनी चाहिए? आपका मनी जो है वो जल्दी वापस आए या लेट वापस आए? प्रभजोत सिंह जी कह रहे हैं ज्यादा होनी चाहिए। पी रेशियो ब्रदर लो होनी चाहिए। क्या आपको पैसा लेट चाहिए अपना? मान लीजिए, प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं, मार्केट कैप कितनी थी किसी भी कंपनी की? 2,000 करोड़। नेट प्रॉफिट्स कितने थे? अर्निंग्स कितनी थी? 50 की। 40 आया था। अगर यही कंपनी की मार्केट कैप 2,000 करोड़ होती और कंपनी साल का 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रही होती, तो पी कितनी होती है? 20। सो मैं जानना चाहूंगा कि टेक्निकली पी रेशियो लो होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए? वो मेरा क्वेश्चन था। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज यू कैन रेज योर हैंड। इज, आई डोंट नो द लॉजिक, बट पी लो, पी बेस्ट बेटर, यस एब्सोल्युटली। सो नहीं, आप अपना दिमाग ना लगाएं, जितना मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग आंसर दें। वुड यू वांट योर मनी get back in low in more years or less years? Accordingly I am asking. Obviously less years. So पी रेशो जो है वो कम होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एब्सोल्युटली विक्की जी ने सही पकड़ा यहाँ पे। जो पी रेशो टेक्निकली जो है लेस होनी चाहिए, ये रूल है। तो मिस्टर मुश्ताक ने कहा कि इट विल डिपेंड ऑन द सेक्टर। यस ऑब्वियसली इट डिपेंड ऑन द सेक्टर। कुछ सेक्टर्स की पीई रेशो लो होती है, कुछ सेक्टर की पीई रेशो हाई होती है। वो डिपेंड करता है उस किस सेक्टर में आने वाले टाइम में ज्यादा ग्रोथ मार्केट जो है वो ऑब्जर्व कर रही है। बट एज पर द थंब रूल, अगर पीई कम है तो द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इज लो। इज इट राइट? बट सिर्फ पीई रेशो जो है वो एक सिंगल पैमाना नहीं है। द पी रेशो इज नॉट अ ओनली, यू कैन से
फॉर्मूला टू डराइव द वैल्यूएशन। कई बार क्या होता है, तो पीई रेशो है वो लो होती है जिन शेयर्स की, वो बड़े ही डिस्ट्रेस्ड स्टॉक्स होते हैं, मतलब लो इंटरेस्ट बिजनेसेस, जिनका जो है आने वाले टाइम में जो है बिजनेस मॉडल खत्म होने वाला है। दूसरी तरफ जो स्टार्टअप्स होते हैं, जो स्टार्टअप्स होते हैं चाहे वो प्रॉफिट भी नहीं बना रहे, उनकी पीई रेशो ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूंगा कोल इंडिया की। अब कोल इंडिया हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, बट कोल का जो दौर है वो ऑलमोस्ट खत्म है। द वर्ल्ड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो कोल अभी जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही यूज होता है, बर्न होता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। बट मोस्ट द यूरोपियन नेशन पेरिस एग्रीमेंट के तहत कोल जो है धीरे धीरे 2 4 5 सालों में फेज आउट हो जाएगा। इसकी जगह क्या लेगा, दूसरी एनर्जी लेगी, जो क्लीन एनर्जी सेक्टर्स मार्केट में आ रहे हैं। और अगर मैं न्यू शेयर्स की बात करूं, जैसे जोमेटो हो गया, या न्यू कंपनीज जो मार्केट में है, वो अभी प्रॉफिटेबल नहीं भी होंगी तो भी उनकी वैल्यूएशन, उनकी मार्केट कैप हाई होगी, बिकॉज मार्केट इज ऑब्जर्विंग दैट कि ये जो है इस तरह की कंपनी जो है वो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। फ्यूचरिस्टिक कंपनी का मतलब है कि आने वाले टाइम में इनका फ्यूचर अच्छा है। आज बेशक ये प्रॉफिट नहीं बना रही है, बट आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बनाएंगी और इनकी पीई अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। इसका इससे अच्छा है कि आज ये शेयर ले लें, ऐसा ना हो कि आने वाले टाइम में और महंगे रेट पे मिले। सो स्टार्टअप्स जो होते हैं वो हमेशा हाई पीई पे होते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसकी पीई लो है वो अच्छा है, जिसकी पीई लो है वो बैड भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया। और जरूरी नहीं है कि जिसकी पीई हाई है वो बैड ही होगा, वो गुड भी हो सकता है। जैसे टेस्ला है, टेस्ला की पीई अब कम हुई है बट क्योंकि प्रॉफिट बना रही है कंपनी। किसी टाइम पे टेस्ला की पीई 900 तक चल रही थी, कहने वाले कहते थे बहुत हाई वैल्यूएशन हाई है। टेस्ला ने प्रॉफिट्स जब जनरेट करने शुरू किए तो ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज हुए, तो ऑटोमेटिकली पीई डाउन होना शुरू हो गया। सो बट यस, वो सारा पार्ट रहेगा। बट एक थ्योरेटिकली अगर हम देखें तो हम यही कहते हैं कि पीई अगर लो है तो ठीक है। बट फिर मैं अगेन वही कहूंगा कि सिर्फ हम पीई रेशियो को फॉलो नहीं करेंगे, अपार्ट फ्रॉम द पीई हम कुछ और भी मॉनिटर करेंगे, एक और रेशियो को कंसीडर करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, अगर किसी का कोई डाउट है अभी तक, आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, एक और रेशियो को ऑब्जर्व करते हैं, एंड दैट इज आर ओ सी ई रेशियो। कौन सी रेशियो है? आर ओ सी ई रेशियो। पीई रेशियो के रिलेटेड कोई भी डाउट हो, यू आर फील फ्री टू रेज योर हैंड। यस मैम, मेहरी। सो आई जस्ट हैड अ क्वेश्चन। सो जो पीई रेशियो है जब वो लो होता है तो इसकी दो रीजंस हो सकते हैं, या तो कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है या तो आउट ऑफ फैशन चली गई है, राइट सर? या फिर जैसे कोई रिसेशन वगैरह आ गया मार्केट में, यू कैन से पेसिमिज्म है, लोग शेयर सेल कर रहे हैं, क्योंकि होता है ना कि मार्केट साइक्लिक होती है, बूम एंड बस्ट होते हैं। जैसे मार्केट में आजकल क्या हो रहा है कि जैसे मार्केट में सेलिंग आ रही है बहुत, ड्यू टू द ग्लोबल टेंशन एंड ऑल। तो जब पेसिमिज्म मार्केट में होती है तो लोग अपने अच्छे शेयरों को भी बेचना शुरू कर देते हैं, डर के मारे कि कहीं मार्केट में क्रैश ना हो जाए। तो उस केस में जब प्राइस ड्रॉप करते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट कैप ड्रॉप करती है। जब मार्केट कैप नीचे आएगी, नेट प्रॉफिट तो उतने ही है, तो ऑटोमेटिकली पीई रेशियो लो हो जाती है। और इसी तरह अगर मार्केट में बहुत अल्ट्रा बुलिशनेस है, बहुत लोग, प्रॉफिट्स उतने नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट्स स्टेबल हैं, बट इकोनॉमिक साइकिल या जो आप कुछ भी कह लें कि देर इज अ यूफोरिया इन द मार्केट, तो पीपल आर बाइंग एंड बाइंग, तो उससे प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, मार्केट कैप इंक्रीज होती जा रही है, तो अल्टीमेटली पीई रेशियो इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो वो पीई रेशियो होती है प्राइस बाय अर्निंग्स। प्राइस क्या है? कंपनी का प्राइस डिवाइड बाय द नेट प्रॉफिट्स, सिंपली। फाइन, ठीक है। सो यस सुमन। सर ये पी मीन्स मेरे
मुझे जो पता था कि पी अच्छे लोअर वैल्यूएशन एंड अपार्ट फ्रॉम डिस्ट्रेस्ड वाली की बात जो आपने कही, इट्स बेटर। मैं बस केन्स के एग्जांपल पे थोड़ा बात करना चाहती हूँ, इफ यू आर ओके विद दैट। उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई थी, ऐसा देखा गया कुछ कुछ शेयर्स के वैल्यूएशन काफी हाई थी, पीई काफी हाई आती थी जिसकी। तो केन्स कौन सा वाज शेयर है? वन। शेयर कौन सा था मैम? केन्स, KAYNES। केनीज टेक्नोलॉजीज इंडिया हाँ, लिमिटेड। केनस टेक्नोलॉजी। एंड वो 7 समथिंग से ड्रॉप होके आज इट्स डिस्ट्रेस्ड, आई मीन 34 इश पे आ चुका है। एंड इट हैड अ हाई पीई। तो ऐसे यस तो और यस। भी शेयर्स हैं हाई पीई वाले जो कि पीपल टेंड टू टेल यू टू स्टे अवे एट टाइम्स फ्रॉम सम शेयर्स। तो आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो देखो, अल्टीमेटली द मार्केट जो है ना, वो सबसे, मार्केट इज ऑलवेज राइट। सो अगर किसी शेयर का पीई हाई है, उसका हाई होने का रीजन ये है कि पीपल आर बाइंग, सिंपली पीपल आर बुलिश। मैंने वही कहा कि साइक्लिक होती है मार्केट्स। और ऑब्वियसली जब हाई पे पीई पे है तो बहुत सारे लोग उसको प्रिडिक्ट करने लग जाते हैं। बट वो प्रिडिक्शन कभी सही होती है, कभी सही भी नहीं भी होती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमेशा अगर कोई पीई हाई है तो वो नीचे ही जाएगा। पीई अलग चीज है। पीई ही जो है, स्टॉक नीचे नहीं भी आएगा, पीई फिर भी कम हो सकती है। जैसे महरीन ने बताया कैसे प्राइस वहीं रुका रहे स्टॉक का 2 साल, पर 2 साल में कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते चले जाएं, बढ़ते चले जाएं, तो पीई ड्रॉ अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो पीई है वो एक अलग सिस्टम, अलग मतलब एक पैमाना है जज करने का वैल्यूएशन को। ऑब्वियसली पीई होती है प्राइस बाय अर्निंग्स, तो प्राइस अगर फ्लक्चुएट करेगा तो उसका इम्पैक्ट पीई पे भी आएगा। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छे शेयर्स हैं, मान लीजिए कि बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैं बताना चाहूंगा जिसको अभी मैं आई एम कंसिडरिंग टू बाय, द कंपनी है पेलेंटियर। पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज, ठीक है ना, ये वाली। तो पेलेंटियर टेक्नोलॉजीज जो है वो नैस्डैक का शेयर है। सो यहाँ पे ये कंपनी है, इसकी जो पी रेशो है, मार्केट कैप इसकी इतनी है 42, 402 बिलियन की, 402 बिलियन। एंड अगर मैं इसकी फाइनेंशियल्स की बात करूं, अगर इफ दे कैन शो हियर पीई रेशो, एक मिनट रुकिए, गूगल पे चल के देखते हैं डायरेक्टली, वहां पे ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी। ठीक है। सो पेलेंटियर शेयर प्राइस ये है, ठीक है ना, इसकी पीई कितनी चल रही है? 394। वाई 394? अगर इतनी हाई है तो इसको नीचे क्यों आ जाना चाहिए? मतलब जो कंपनी आज प्रॉफिट बना रही है, उस प्रॉफिट को रिकवर होने में 394 साल लगेंगे, ऐसा है क्या? पर अगर मैं पिछले 1 साल का ग्राफ देखता हूँ, स्टॉक ऊपर जा जा रहा है। अगर वो बात सच होती तो 100 की पीई पे महंगा नीचे आ जाना चाहिए था, 200 की पीई पे नीचे आ जाना चाहिए था, 300 की पीई पे नीचे आना चाहिए था। अब 300, 400 की पीई पे स्टॉक चल रहा है, नीचे क्यों नहीं आ रहा? नीचे इसलिए आ रहा कि मेरे जैसे जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई आज ये कंपनी प्रॉफिट नहीं बना रही है, कोई इशू नहीं है, कंपनी में दम है, आने वाले टाइम में कंपनी जो है एक मल्टी बैगर या अच्छा परफॉर्म करेगी, लाइक टेस्ला। आज मैं इसको हाई वैल्यूएशन पे खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं है, बट अल्टीमेटली जब इसके नेट प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे तो पीई विल एडजस्ट इट ऑटोमेटिकली। आप समझ गए ना चीज को? सो मैं कहना चाहता हूं कि लो पीई का होना गुड नहीं है। मैं यहां पे बात करता हूं कोल इंडिया की, ठीक है ना। अब कोल इंडिया में कौन पैसा लगाएगा? वो फ्यूचरिस्टिक पर्सन तो लगाएगा नहीं, क्योंकि पी रेशो 8 की चल रही है। मतलब अगर आप जो कंपनी नेट प्रॉफिट्स बना रही है, वो जितनी आज इसकी कंपनी की मार्केट कैप है, ये है मार्केट कैप इस कंपनी की 2 लाख करोड़ की, और कंपनी जो प्रॉफिट्स बना रही है कोल इंडिया, वो बना रही है, कितने बना रही है हर साल के? वो बना रही है, यहां देखेंगे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, टीटीएम में, तो कंपनी नेट प्रॉफिट बना रही है 31,000 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली 31 या 35,000 करोड़ के जो भी है। तो ये है इसकी वैल्यूएशन 2,00,000 करोड़ की। तो 8 3 से 24, तो वही 8 की पीई आ गई इसकी। तो बट फिर ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा? अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं तो उस केस में
जो है 6 महीने, तो ये 1 साल का ग्राफ है, पहले नीचे चल रहा, थोड़ा ऊपर गया है, बट आप इसका ओवरऑल ग्राफ देखेंगे, सो 8 की पीई पे है। पहले जब ये 2023 में ये 4 की पीई पे चल रहा था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर अभी कंसोलिडेशन मोड पे है। सो अल्टीमेटली इतनी लो पीई पे है, तो फिर क्यों? पता है कि 8 साल में कंपनी अपने पैसे पूरे कर देगी, तो बट व्हाई द पीपल आर नॉट बाइंग इट? देयर कुड बी सो मेनी रीजंस। सो अगेन बात वहीं आ जाती है घूम के, कि आप जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, आपका पर्सपेक्टिव क्या है। और मैंने जैसे बात कही आपसे कि मार्केट इज ऑलवेज राइट, तो नेवर एवर अज्यूम कि पीई हाई है तो नीचे आना चाहिए। जरूरी नीचे आएगा, 400 की पीई वाला शेयर भी नीचे नहीं आएगा, और 8 की पीई वाला शेयर ऊपर नहीं जाएगा। गॉट इट? तो चलते हैं आगे दोस्तों। पी, यहां तक समझ आया पी रेशो के बारे में, कि पी रेशो होती क्या है। बट यस अगेन, थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि लो पीई इज गुड है। अगर मेरे पास दो पैलेंटियर हैं, अगर मेरे पास दो पैलेंटियर कंपनीज के शेयर हैं, मतलब दो सेम कंपनीज है, सेम सेक्टर की, दो टू पैलेंटियर्स, तो आई विल प्रेफर द कंपनी हु हैज लो पीई वैल्यू। सेम सेक्टर की कंपनीज हैं, मान लीजिए टाटा स्टील है कि जेएसडब्ल्यू स्टील है, दोनों एक लेवल की दिग्गज कंपनीज हैं, दोनों में से मैं किसको प्रेफर करूंगा? ऑब्वियसली इसकी वैल्यूएशन चीप होगी, क्योंकि दोनों एक ही सेक्टर के हैं, एक ही काम करते हैं, एक ही टेक्नोलॉजी पे हैं, जो वट। बट अगर मैं टू डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज को कंपेयर कर रहा हूं, तो फिर सिंपल पीई इररिलेवेंट हो जाता है। पीपल आर बाइंग फॉर द फ्यूचर, नॉट फॉर द प्रेजेंट। इट्स ओके दोस्तों, चलते हैं आगे। पी रेशियो अगर समझ आ गया, तो आई वांट ईच एंड एवरीबडी पुट यस इनटू द चैट बॉक्स। बट जैसे मैंने कहा कि सिर्फ पीई ही एक जो है वो राइट वे नहीं है टू जज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। अपार्ट फ्रॉम द पीई, अपार्ट फ्रॉम द पीई, हमें एक और चीज सीखनी है, और उसको बोलते हैं ROCE रेशियो। कौन सी रेशियो है दोस्तों? ROCE। अब यहां पे ROCE का मतलब क्या है? इट्स अ सेकंड रेशियो है। ROCE का मतलब है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या कहते हैं इसे? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि जो आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसके अकॉर्डिंग आप कितनी रिटर्न जनरेट कर रहे हो। अगर किसी भी कंपनी ने अपने बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है अपने एसेट्स के अंदर, उनको उसको चर्न करके कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, इज कॉल्ड ROCE। एग्जाम्पल के तौर पे आई विल टेक द एग्जाम्पल ऑफ टू कंपनीज, कंपनी ए एंड द कंपनी बी। फ्रेंड्स देखते जाएं, कंपनी जो ए है, उसने एक मशीन इंस्टॉल की है, एक मशीन इंस्टॉल किया, और कंपनी बी ने, सेम सेक्टर की कंपनीज हैं, और कंपनी बी ने 2 मशीन्स इंस्टॉल की, और वैल्यू ऑफ एक वन मशीन इज 10 लाख रुपीस। 10 लाख की इसने एक मशीन लगाया, इसने 10 + 10 टोटल 20 लाख इन्वेस्ट किया। कंपनी ए जो है 10 लाख की मशीन इन्वेस्ट किया, इसका जो यू कैन से द प्रॉफिट है, वो इसने जनरेट किया 1 लाख का। कितने का जनरेट किया? 1 लाख का। और कंपनी बी ने अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो प्रॉफिट जनरेट किया, वो किया 1.8 लाख रुपीस का, मतलब 2 लाख से थोड़ा सा कम। क्लियर है जी? तो पहली नजर में हमें लगेगा कि ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है, बट अगर हम ROCE कैलकुलेट करेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका जो रिटर्न है, जो कैपिटल एम्प्लॉय की है, तो 1/10 का मतलब हो गया 1 लाख कितने पे? 10 लाख पे, तो 10% रिटर्न जनरेट किया। ROCE कितना है? 10% का। और कंपनी बी का ROCE कितना है? कंपनी बी ROCE कितना है? 1.8 डिवाइड बाय 20, तो इसका ROCE है 9% का। तो कौन सी कंपनी अपने एसेट्स को प्रॉपर
यूटिलाइज कर रही है? कंपनी ए और कंपनी बी? द राइट आंसर इज कंपनी ए। दोस्तों, ये है इसकी आरओसी 10% और कंपनी बी की आरओसी है 9%। लिसन द केस क्वेश्चन केयरफुली। कौन सी कंपनी अच्छी होगी, अच्छी मानी जाएगी, ये गुड मानी जाएगी, जिसकी आरओसीई हाई होनी चाहिए या आरओसीई लो होनी चाहिए? व्हाट इज योर ओपिनियन? प्लीज एवरीबडी रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। कंपनी ए और कंपनी बी? हाँ, कंपनी ए मीन्स जिसकी आरओसी ज्यादा है। तो क्या दोस्तों, यहां पे आपको दोनों रेशोज का, दोनों फाइनेंशियल रेशोज का पता चल गया। पीई रेशो क्या होती है, आरओसी क्या होती है, और मार्केट कैप के अकॉर्डिंगली दोनों को कैसे कैलकुलेट करना है, पीई रेशो को भी। और आरओसी आपको ऑटोमेटिकली मिल भी जाएगी अगर आप जहां से डेटा डाउनलोड करेंगे। बट मैंने एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया आपको कि आरओसी होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे अगर मैं एक कंपनी को देखता हूँ, ये है कंपनी हमारी, जैसे मान लीजिए कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो इसकी पीई रेशो है 24.6। The ROC of this company is 9.69%. Is it clear, friends? तो यहां से आरओसी और पीई रेशो दोनों के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन मिल गया। वेरी नाइस। अब हम कंटिन्यू करते हैं असली चीज। तो अब हम जो फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, एज पर दिस फॉर्मूला, हम जब भी कभी एक सेक्टर की कंपनीज हमें दे दी जाए, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आईटी सेक्टर, अगर हमारे पास आईटी सेक्टर की कंपनीज हमें दे दी जाए और मान लीजिए हमें आईटी सेक्टर की टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एल&टी, माइंडट्री, एचसीएल टेक और एनी अदर कंपनी जो हमें लिस्ट दे दी जाए टॉप कंपनीज की, विप्रो जैसे की, और हमें कहा जाए कि मुझे फंडामेंटली कैलकुलेट करके बताओ कि कौन सी कंपनी इस समय बेस्ट है। बेस्ट मींस इस समय अच्छा जो है, अच्छी वैल्यूएशन पे है, बेस्ट स्वीट स्पॉट पे है, मींस के जिसकी वैल्यूएशन अभी कम है बट हाईली प्रॉफिटेबल है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस इसकी करके हमें बताएं। तो अगर आपको ये टास्क दे दिया जाए, तो जनरली पीपल क्या करेंगे, उसकी कंपनी की बैलेंस शीट चेक करेंगे और उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट चेक करेंगे। और मैं बताना चाहूंगा, जितनी भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज होती हैं, कुछ को छोड़ के, वो इसीलिए लिस्ट हुई हैं क्योंकि वो वन वन ऑफ द बेस्ट होती हैं अपने सेक्टर की। तो अगर आप उनकी बैलेंस शीट एंड पीएनएल को कैलकुलेट ऑब्जर्व करेंगे, तो हार्डली विल फाइंड एनी डिफरेंस इन द अमंग गिवन कंपनीज। आपको सभी सभी के शेयर गुड लगेंगे। अगर आप सिप्ला को देखोगे वो भी गुड होगा, डॉक्टर रेड्डी को देखोगे वो भी गुड होगा, आप जायडस लाइफ साइंसेज को देखोगे वो भी गुड होगा। हाउ यू विल कैलकुलेट यार इनमें से बेस्ट कंपनी कौन सी है? तो जो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं, इस फॉर्मूला को फ्रेंड्स दो तीन नाम के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इसको बोलते हैं, जो मेन है इसको बोलते हैं मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग। नंबर 2, इसको कंपेरेटिव मॉडल भी बोल सकते हैं। कंपेरेटिव मॉडल, कंपेयर करना। और इसको हम रैंकिंग फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, रैंकिंग फॉर्मूला, रैंक देना। तो यानी सबसे ज्यादा जो फेमस है वो मैजिक फॉर्मूला के नाम से चलता है। कंपेरेटिव मॉडल भी कह सकते हैं, रैंकिंग फॉर्मूला भी कह सकते हैं, बट हम इस सेशन में इसको मैजिक फॉर्मूला के साथ ही रिप्रेजेंट करेंगे। बिकॉज ये जो फॉर्मूला है, ये जिन्होंने डिजाइन किया उनका नाम है मिस्टर जियोल ग्रीन ब्लैक। जो जियोल ग्रीन ब्लैट है, ये उनका मैजिक फॉर्मूला है। उन्होंने इस फॉर्मूला को यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस स्टॉक्स में जो है वो जो है इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले।
और जोल ग्रीनब्लाट जो हैं, इनकी एक बुक है द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। तो दिस फॉर्मूला इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जोल ग्रीनब्लाट। अगर हम इनकी जो है बारे में थोड़ी नॉलेज लें, ही इज अमेरिकन एकेडमिक हेज फंड मैनेजर, और वारन बफेट की तरह हेज फंड मैनेज करते हैं। इनकी काफी फेमस बुक है, जिसको ये बुक है, बहुत ही शानदार बुक है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करोगे आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगी। और वेरी सिंपल, 150 पेजेस ओनली। द नेम ऑफ द बुक इज द लिटिल बुक दैट स्टिल बीट्स द मार्केट। इफ यू नीड द कॉपी ऑफ दिस फाइल, मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है। इफ यू वांट आई कैन शेयर द कॉपी विद यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। बहुत छोटी बुक है, बट इट विल गिव द वेरी ग्रेट इंसाइट अबाउट द वैल्यूएशन। श्योर, आई विल शेयर द बुक विद यू। तो जो ग्रीन ब्लैट कहते क्या है, क्योंकि ये मेन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हम इनको क्रेडिट देना बनता है। और ये फॉर्मूला जो है बड़ी कंपनीज लाइक मोतीलाल ओसवाल या मीरा एसेट्स, ये सभी इन्वेस्ट करती हैं इस फॉर्मूला से। और इस तरीके की मैनेजमेंट से अपने इन्वेस्टर से वो हेफ्टी अमाउंट ऑफ जो फीस है वो चार्ज करती हैं। बट अगर आप सीख जाएंगे इस फॉर्मूला को, यू विल बी एबल टू अप्लाई विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। ये फॉर्मूला कैसे काम करता है, ध्यान से समझने वाली बात है। मान लीजिए मैं वही बात करूंगा आपसे कि मान लीजिए मैं आपको किसी सेक्टर की 5 कंपनीज या 10 कंपनीज की लिस्ट दे दूं और बोलूं आपसे कि मुझे इसमें से बेस्ट शेयर निकाल के बताओ। आप कैसे पिक करेंगे उस टाइम का बेस्ट शेयर कौन सा शेयर है? तो यहां पे सबसे पहले देखो क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, उस कंपनीज की लिस्ट को फिगर आउट करता हूँ। जैसे मैं कंपनी की लिस्ट ले रहा हूँ, कंपनी ए, मुझे 2 चीज चाहिए, एक तो कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी एंड कंपनी डी। इज इट फाइन? और यहाँ पे मुझे उसकी दो, आई नीड 2 थिंग्स, पीई रेशियो ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, एंड द सेकंड थिंग इज आई वांट आरओसीई ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी। अगर ये दोनों चीजें मेरे पास आ जाती हैं तो मैं इसके ऊपर लगाऊंगा मैजिक फॉर्मूला। और मैजिक फॉर्मूला है क्या, ध्यान से समझना उसको। अज्यूम करते हैं हम कोई भी रैंडम नंबर में यहाँ देने जा रहा हूँ। कंपनी की सी की पी रेशो 20 है, 30 है, 40 है, 50 है। आरओसी जो है वो है 10%, 15%, 20% एंड 25%। आरओसी हमेशा परसेंटेज पे होती है और पी रेशो जस्ट होल नंबर पे होती है। तो मेरे पास एक फिगर आ गई, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी along with their PE and ROC ratio. As per the Joule Greenblatt, वो क्या कहते हैं कि मान लीजिए 4 कंपनीज हैं, आपको इसमें से बेस्ट शेयर पिक करना है, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जोल ग्रीनब्लाट कहते हैं कि आपको यहां पे सबसे पहले पीई को पकड़ना है। और टेक्निकली अगर हम बात करें वैल्यूएशन के मामले में, तो पीई रेशो ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यस, वी नो इट। तो यहां पे रैंकिंग फॉर्मूला कैसे काम करता है? एज पर द रैंकिंग फॉर्मूला हमें रैंक एलोकेट करना है। जिसकी पीई सबसे कम होगी उसको हमने नंबर 1 रैंक देना है। क्या देना है जी? नंबर 1 रैंक। तो जिसकी पीई सबसे कम होगी उसको हम नंबर 1 रैंक एलोकेट करेंगे, और जिसकी पीई सबसे ज्यादा होगी उसको सबसे लास्ट का रैंक हम एलोकेट करेंगे। तो यहां पे चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 रैंक किस कंपनी को एलोकेट किया जाएगा, ए, बी, सी और डी? व्हाट्स योर ओपिनियन? तो यहाँ पे नंबर 1 रैंक किस कंपनी को दिया जाना चाहिए पीई के मामले में? एब्सोल्युटली सी को। तो सी को हमने दिया रैंक नंबर 1। एंड द हु इज द कंटेंडर फॉर रैंक नंबर 2, टू whom I will give the rank number 2? The company A.
rank 3 to the company B, and the rank 4, last rank, will be allocated to the company who have highest PE ratio. I hope you understand it. You understood it. How and why I allocated the rank like this. As per the formula, जिसकी PE सबसे कम है उसको नंबर 1 रैंक दिया जाएगा उस लिस्ट में, और जिसकी PE सबसे ज्यादा है उसको सबसे लास्ट का रैंक दिया जाएगा. But in the case of ROCE, गेम उल्टा हो जाएगा. इन द केस ऑफ ROCE, जिसका ROCE सबसे ज्यादा है उसको रैंक नंबर 1 दिया जाएगा, और जिसका ROCE सबसे कम है उसको सबसे लास्ट का रैंक दिया जाएगा. तो हु इज द नंबर 1 हियर? द नंबर 1 is the company D. Who is the number 2? Company C. Number 3 and the number 4. Friends, tell me into the chat box. क्या मैंने ठीक रैंक एलोकेट किए? सभी लोग पार्टिसिपेट करें. पलक जी एंड ऑल, मिस्टर भूपिंदर, सॉरी प्रभजोत, क्या मैंने सही रैंक दिया यहाँ पे? विक्की जी, यस बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे. रैंक ROC जिसका ज्यादा उसको नंबर 1 रैंक, PE जिसका सबसे कम है उसको नंबर 1 रैंक, बाकी उसका इंक्रीज होता चला जाएगा दोनों तरफ रैंक एज पर देयर क्रेडिबिलिटी एंड वैल्यूएशन. अब सबसे लास्ट स्टेप बचता है फाइनल. इन द फाइनल स्टेप हमें क्या करना है? इन दोनों के रैंक को ऐड करना है. इन द फाइनल स्टेप हमें दोनों को रैंक को ऐड करना है, रैंक को. तो 2 + 3 is 5. 3 + 4 is equal to 7. मैं याद करें, मैं रैंक को ऐड कर रहा हूं. 1 + 2 is equal to 3. 4 + 1 is equal to 5. तो जिस कंपनी का रैंक सबसे छोटा होगा, दैट कंपनी विल बी द विनर. इस पूरी लिस्ट में वो कौन सी कंपनी है जिसका रैंक सबसे स्मॉलेस्ट है? प्लीज लेट मी नो इनटू द चैट बॉक्स. आपके हिसाब से कौन सी कंपनी है जिसका रैंक सबसे कम है? मेरे ख्याल से तो सी जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसका जो फाइनल रैंक है सबसे छोटा है. जिसका फाइनल रैंक सबसे कम होगा, दैट कंपनी इज द विनर. तो यहां पे देखिए आप, कोई मेरे साथ ये कह सकता है कि सर कंपनी सी की जो ROCE है वो डी से कम है. डी की तो 25 है, बट डिफरेंस इज हियर एज वेल. तो अगर मैं दोनों चीजों को लेके चल रहा हूं, PE रेशो को एंड ROCE रेशो को, दोनों को लेके साथ में चल रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली मेरे पास जो है वो ये फिगर निकल के आती है कि बेशक सी का ROC कम है, बट उसका PE बहुत ही कम है एज कंपेयर टू द अदर्स. इसके अकॉर्डिंगली द विनर इज सी, जिसकी वैल्यूएशन कम है. PE का मतलब है वैल्यूएशन, भी सस्ते में मिल रहा है, बट ROC ज्यादा है, हाईली प्रॉफिटेबल. इस मेथड को, कंपैरेटिव मेथड को, रैंकिंग मेथड को, और यू कैन से द मैजिक फॉर्मूला को हम अप्लाई करके देख सकते हैं सेक्टर वाइज, मार्केट कैप वाइज और मिक्सचर वाइज एज वेल. तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इस समय का बेस्ट प्लेयर कौन सा है मार्केट के अंदर. अगर मैं आपको कुछ नंबर ऑफ कंपनीज हैंड ओवर कर दूं तो क्या फ्रेंड्स ये चीज समझ आई है आपको, मैजिक फॉर्मूला लगाना? अगर आया तो एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं आया तो पूछ लीजिए. अगर अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, चेक करके देखते हैं 2-3 कंपनीज के बारे में, ठीक है? सो हियर अगेन आई एम गोइंग टू ओपन द screener.in. ये बुक मैं आप आज को शेयर कर दूंगा आपके चैट बॉक्स में. सो हम किसी भी एक तरह की कंपनी को पिक करते हैं सो दैट हमें इजी हो जाए प्रोसेस करना. मुश्ताक कह रहे हैं सर शुड दिस बी डन सेक्टर वाइज? वी कैन डन
बाय सेक्टर वाइज, इवन वी कैन डन बाय मार्केट कैप वाइज एज वेल। बट यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करूंगा आपको आगे चल के, जो हमारा मैजिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें बैंकिंग जो शेयर्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते। वाई बैंकिंग शेयर्स नॉट इंक्लूडेड इन मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग। सो बैंकिंग के जो शेयर्स हैं वो इंक्लूड नहीं किए जाते, क्योंकि बैंक्स के जो शेयर हैं वो, बैंक्स जो होती हैं अल्टीमेटली क्या करती हैं, वो ब्याज का काम करती हैं। ब्याज मींस इंटरेस्ट का। वो एक जगह से पैसा लेती हैं और दूसरी जगह पैसा हैंड ओवर करती हैं, और सेंटर में उनको इंटरेस्ट जो है वो बचता है। मतलब एक से डिपॉजिट ले लिया एफडी पे 6% 7% पे, और दूसरे को लोन दे दिया 10-12% पे, तो द डिफरेंस जो होता है वो बैंक्स की कमाई होती है। इज इट राइट? तो इस फॉर्मूला में बैंक्स के शेयरों को इंक्लूड नहीं करते, फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर्स को, क्योंकि उनकी कोई आरओसी नहीं होती। यहाँ पे लिखा है ना, देखो, बैंकिंग शेयर्स एक्सक्लूडेड फॉर द मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग बिकॉज देयर हाई डेट लेवल्स एंड यूनिक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर न्यू स्क्यू आरओसीई एंड अर्निंग्स यील्ड कैलकुलेशन। तो जिसकी आरओसी होती है वो बेसिकली नहीं काम आती इसमें, ठीक है ना। तो आरओसी जो है, क्योंकि इसकी जो निकल के नहीं आप कैलकुलेट कर सकते एक्यूरेटली, इन्होंने लिखा है, बट इसकी आरओई होती है। तो जो ग्रीन प्लाट कहते हैं, द क्रिएटर ऑफ एंड द डिजाइन द फॉर्मूला फॉर टिपिकल ऑपरेटिंग बिजनेसेस, जैसे कि मैन्युफैक्चरर्स हो गए, रिटेल्स हो गए, वेयर आरओसी अर्निंग अर्निंग एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द एफिशिएंट यूज ऑफ द कैपिटल एंड चीपनेस। फाइनेंशियल्स जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटी आर एक्सक्लूडेड बिकॉज देयर बिजनेस मॉडल फंडामेंटली डिफर, रिक्वायरिंग डिफरेंट वैल्यूएशन मॉडल्स। ये चीज मैं पहले क्लियर कर दूं आपको कि जो ये जो शेयर है इसमें बैंकों के शेयरों को नहीं लेंगे। अपार्ट फ्रॉम द बैंकिंग शेयर, जितने भी शेयर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, यूटिलिटीज, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर, फाइन, रिटेलर्स, इस तरह के शेयरों को मेनली प्रेफरेंस दी जाती है। इवन सॉफ्टवेयर कंपनीज भी इसी में आ जाती हैं, टेक कंपनीज भी आ जाती हैं, बट वो कंपनीज नहीं आएंगी जो लिवरेज या बैंक जैसे कि लोन का काम करती है ना, जिसे इंश्योरर्स हो गए, फाइनेंशियल सेक्टर के शेयर हो गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये जोल ग्रीन प्लाट कह रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए, इस चीज को। यस, एनबीएफसी एज वेल, ठीक है ना, जो क्योंकि उनकी आप आरओसी जो है वो सही वो नहीं पकड़ सकते, तो फाइनेंशियल सेक्टर को हम एक्सक्लूड करेंगे। एएमसी जो एएमसीज आर डिफरेंट स्टोरी। एएमसी जो होती है म्यूचुअल फंड कंपनीज ना, उनको तो करेंगे, एएमसीज को करेंगे, ब्रोकर्स को करेंगे। ब्रोकर्स तो एजेंट होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, तो दोज आर द सर्विस प्रोवाइडर्स। तो दोज गाइज आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड फ्रॉम द अगेंस्ट देयर सर्विसेज दे आर टेकिंग चार्जेस, तो एएमसीज ब्रोकर्स विल बी इंक्लूडेड। फाइन गाइज, ठीक है, समझ गए। तो ये जो फॉर्मूला है, अब हम किसी एक सेक्टर पे अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, एक सेक्टर को पकड़ते हैं, जैसे कि सिप्ला, ठीक है। मैं यहाँ पे एक कंपनी चूज कर रहा हूँ, सिप्ला। मैंने स्क्रीनर वेबसाइट ओपन किया, सिप्ला ओपन किया। सो ऑब्वियसली जो सिप्ला है हमारा, वो किस सेक्टर का शेयर है, वो है हमारा फार्मा सेक्टर का, ठीक है। सिप्ला का शेयर 2011 में 500 रुपये पे था, 300 रुपये, सॉरी 300 रुपये पे, यस, 350 पे। तो, तो 300 से ये इंक्रीज होके 11, कितने साल हो गए, 15 साल हो गए ना। 300 से 1300 गया, अभी नीचे आ रहा है। एनीवे, सो यहाँ पे सिप्ला का मैंने शेयर लिया, और सिप्ला का शेयर लेने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहां जाता हूं जहां पे लिखा है पियर्स। क्या लिखा है? पियर्स। और इस पियर्स पे क्लिक करता हूं, एक सिंगल क्लिक करता हूं। यहां पे मेरे पास इसके कंपिटिटर्स, इसकी साथ वाली कंपनीज खुल के आ गई।
जैसे कि सन फार्मा, डिविस लैब, टोरेंट फार्मा, सिप्ला, ल्यूपिन, डॉक्टर रेडी एंड जाइडस लाइफ साइंस। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये है इसकी पीई रेशो, और यहाँ पे लास्ट में है आरओसी रेशो। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं लॉगिन करके, साथ साथ में आ जाएगा। बट अभी जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूटिलाइज करके हम क्या करते हैं, एक स्केल बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन कंपनीज में इस समय कौन सी कंपनी जो है वो बेस्ट चल रही है, या वैल्यूएशन कम है जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है। अगेन आई विल स्टार्ट marking the rank here. So I think the Dr. Reddy is the number one here in the case of low PE ratio. Zydus is at level 2, and I think it's at 3, 4, 5, 6, and 7. Correct me if I get wrong at any point. In the case of ROCE, who has number one ROCE, highest ROCE? Again, it's Zydus, and number two is no, sorry, 27 भी है यहाँ पे ना। तो 27 का 1 है, 24 and 3, 4, 5, 6 and 7। यहाँ सेंटर में फाइनल रैंक बना लेते हैं और ऐड करते हैं दोनों को। 5 + 7 = 12, 13, 7, 6, 9, 5 and 4। So friends, which one is the number one from these companies? इस समय सबसे बेस्ट कौन सा निकल के आ रहा है फाइनल? किसका आ रहा है फाइनल सबसे ज्यादा? वो है जाइडस लाइफ साइंसेस का। ठीक है, नंबर 4। ओके ओके, फाइन फाइन, तो मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, है ना। एब्सोल्युटली राइट, आई डिड रॉन्ग हियर। तो यहाँ पे हमारा आएगा 6। आपने मुझे करेक्ट नहीं किया, आई थिंक यू आर नॉट, इट्स फाइन। 2 था ना, 4। गाइस प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या मैंने ठीक किया गलत किया? 4 किसका है? जाइडस का है। तो जाइडस इज द बेस्ट कंपनी हियर इन बोथ टर्म्स। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको महरीन? सुमन, फाइन। सो डू वन मोर थिंग, एक सिंपल, एक आगे चलते हैं, एक और शेयर लेते हैं टीसीएस का, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बैंक्स के शेयरों में नहीं करना, पहले बोल दूं, बैंक्स के शेयरों में नहीं करना काम इस फॉर्मूला से। ठीक है, वहां देखते हैं। सो यहां पे हमने क्या किया, टीसीएस को लिया और यहां पे पीयर्स पे गए। जस्ट स्टार्ट मार्किंग अगेन। आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। ओह, सबसे पहले इसी की है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। shall mark here फाइनल रैंक, दोनों के रैंक को ऐड करें। 2 + 1 = 3, 5, 7, 11, 12 and 11। So no doubt the TCS is the
best, or you can say in the best position this time in both parameters, because it has a low PE but against the very high ROC ratio. बाकी इससे लो पी वाला भी मिल जाएगा आपको, विप्रो हैज अ लोअर पीई, बट अगेन द आरओसी इज मच लोअर देन द टीसीएस. So with this formula, you will be able to calculate the best company in among the given companies. Fine, दोस्तों, ये चीज समझ आई? Yes, Mehreen? So I just had a question. Like, so supposedly अभी अपनी नंबर वन कंपनी मिल गई, बट सर टीसीएस का शेयर आप देख रहे हैं काफी एक्सपेंसिव है, 3102. तो सर इफ आई वांट रिलेटिवली अ चीपर शेयर, then can I go for second and third rank? Won't it be a bad choice? Sir, it is okay. No, it will be a very bad choice because मैंने जैसे आपको कहा कि it doesn't matter कि आप जो है शेयर का प्राइस क्या है, ठीक है ना? तो इस तरह तो आप करते करते 10 रुपीज के शेयर पे आ जाओगे, और छोटा करते. इट डजंट मीन द कंपनी हु हैव अ लेस प्राइस और वो अच्छा है, वो ज्यादा ग्रो करेगा. देयर इज नो सच थिंग. वी आर पुटिंग द मनी ऑन द वैल्यूएशन. नो, डोंट डू दैट. अभी आप इस पूरे आगे चलें तो आपको समझ आएगा कि कैसे इन्वेस्ट करना है. तो वो चीज गलत है, नहीं, वो नहीं करना. हम जिसका प्राइस ज्यादा है वो और इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि प्राइस हमेशा परसेंटेज में इंक्रीज करते हैं. सपोज यहाँ पे विप्रो का करंट प्राइस जो भी है 239 रुपीज, अगर ये 10% इंक्रीज होगा तो 23 रुपीज या 24 रुपीज इंक्रीज होगा. ऑन द अदर साइड अगर टीसीएस 10% इंक्रीज होगा तो 310 रुपीज इंक्रीज होगा. फाइन, पूछ So सकते हैं. I got it, but sir अगर supposedly मेरी पॉकेट में 10,000 रुपीज है वैल्यूएशन वाले शेयर्स में इन्वेस्ट करने, तो सर अगर मैं 10,000 के टीसीएस के शेयर्स खरीदूंगी तो कितने कम आएंगे सर? तो दैट्स फाइन. इट्स वेरी फाइन. मेरी का बात सुने ना. लेट्स सपोज आपने टीसीएस ले लिया, ठीक है ना? 10,000 हम्म. के सपोज 3 शेयर आए, और दूसरी तरफ 10,000 के विप्रो के आपके पास अज्यूम करें कि 40 शेयर आ सकते थे. इज इट राइट? राइट सर. नहीं, 40 नहीं, 400 शेयर आ सकते थे वो, सपोज. नहीं, 40, यस यस 40. सो अब फॉरगेट अबाउट द प्राइस. अगर मान लीजिए, तो मुझे ये पता है कि इन दोनों में से टीसीएस का जो ऊपर जाने का परसेंट पोटेंशियल ज्यादा है परसेंटेज वाइज. तो मान लीजिए टीसीएस 10% का ग्रोथ करता है, तो आपका जो 10,000 है उसमें 1,000 का प्रॉफिट आएगा. और विप्रो में अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हो, अगर वो 5% का ग्रो करता है, क्योंकि उसमें उसमें ग्रोथ पोटेंशियल लेस है, तो योर नेट प्रॉफिट इज 500 रुपीज. तो इस वो जो आप कह रहे हैं कि ज्यादा शेयर आ जाए वो अच्छा लगेगा, वो ठीक है, इट्स ओके. आपके मन में एक डर है कि ऐसा ना हो कि मैं ज्यादा शेयर खरीद लूं, महंगे वाला शेयर खरीद लूं, और वो नीचे आ जाएगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा. दैट इज द एक्चुअल फियर इन योर माइंड. बट दैट फियर इज लाइक, इट्स अ वर्चुअल फियर, इट्स नॉट अ रियल फियर. आपको ये लग रहा है कि महंगा शेयर है तो सस्ता हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा, और सस्ता शेयर कहाँ कितना ही नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो मैं ज्यादा प्रॉफिट कमा लूंगी. नो, इट्स नॉट अ रियल वे टू इन्वेस्ट. ये मत करें. आपको परसेंटेज वाइज देखना है कि मेरा जो कैपिटल है ओवरऑल कितने परसेंट से ग्रो कर रहा है. नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा मिल रहे हैं पर शेयर ग्रो ही नहीं कर रहा, उसका कोई फायदा नहीं है, लॉजिक नहीं है. फाइंड्स. Got it sir, thank you. सो गाइस, आई होप इट्स क्लियर. तो क्या आपको मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग के बारे में थोड़ा आइडिया लगा कि किस तरीके से फॉर्मूला काम करता है? अगर लगा तो पूछ सकते हैं. और अब सेकंड पार्ट इसका जो है वो मेन पार्ट है. वो क्या है कि जो मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग है ना, अभी हमने क्या किया, मैनुअली पूरी कैलकुलेशन मैनुअल की ना, मैनुअली कैलकुलेट किया एक एक चीज को. मान, क्योंकि हमारे पास 5 to 7 कंपनीज थी, और इतनी कंपनी की जो कैलकुलेशन है वो इजी है. बट मैं अगर यही कैलकुलेशन आपको बोलूं कि मैं आई एम गिविंग यू 500 कंपनीज, और यू कैन से द टॉप 200 कंपनीज, तो उन टॉप 200 कंपनीज पे आपको मैजिक फॉर्मूला अप्लाई करना है. तो हाउ यू विल डू दैट? ऑब्वियसली, अगर आप मैन्युअली स्टार्ट करने लग जाएंगे एक एक करके, पहला तो चांस है कि आप पूरी कैलकुलेशन रॉन्ग करेंगे, रॉन्ग हो जाएगी, और उसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि वो आप रियल कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे.
5-7 कंपनीज पे तो चलेगा, बट अगर मैं 500 या 1000 या 200 कंपनीज के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूंगा तो इट विल बी नियर टू इम्पॉसिबल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू कैलकुलेट इट। तो उस केस में हमें क्या करना है? तो यहाँ पे अभी हम करेंगे डेटा एनालिसिस थ्रू एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करेंगे। अगर आपके पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है तो प्लीज इंस्टॉल कर लीजिए। अगर एक्सेल नहीं है तो भी चलेगा, हम यहाँ पे गूगल शीट का इस्तेमाल करेंगे, गूगल शीट का, जिसकी हेल्प से आप जो है इस, चाहे मैं आपको 200 कंपनीज दूं, चाहे मैं आपको 500 कंपनीज दूं, वो सारी की सारी कैलकुलेशन इजी वे में आप कर पाएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके लैपटॉप पीसी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है? अगर है तो ठीक है, अदरवाइज गूगल शीट भी हो जाएगा। ठीक है, नो सर, व्हाट वी कैन डू फॉर बैंक्स, बैंक्स के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज करेंगे मेहरीन। बैंक्स जो है उसके लिए हम डिफरेंट वे में जो है उसको पोर्टफोलियो में रखने के लिए उसके लिए डिफरेंट कैलकुलेशन रहेगी। दिस फॉर्मूला इज एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बैंकिंग, या यू कैन से द नॉन फॉर द नॉन फाइनेंशियल शेयर्स। आई होप इट्स क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपने क्या करना है, देखो सबसे पहले एक वेबसाइट है जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। कौन सी वेबसाइट है? ट्रेंड लाइन। क्योंकि हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें डेटा चाहिए, और डेटा जो है, जो हमारा डेटा है ना, दैट इज मेन थिंग। देखो 5-10 कंपनीज का डेटा तो स्क्रीनर डॉट इन से हमें मिल जा रहा था, बट अगर मुझे और बड़ी कैलकुलेशन करनी है, नंबर ऑफ शेयर्स को रडार पे लेके आना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है उसका डेटा मुझे चाहिए होगा। तो इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, एक वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे जो है trendline.com। कौन सी वेबसाइट है? ट्रेंड लाइन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी लोग इस पे अपनी आईडी बना लीजिए, फ्री आईडी बनेगी। और अभी सिर्फ मैंने आपको मैजिक फार्मूला का बेसिक्स बताया है, अभी मैजिक फार्मूला का 25% पार्ट शुरू हुआ है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है डेटा को प्रिक्योर करना। अभी आपका बेसिक्स बेसिक्स हो चुका है। बेसिक्स में आप ये समझ चुके हैं कि मार्केट कैप क्या होती है, पीई क्या होती है, आरओसी क्या होती है, रैंकिंग्स कैसे एलोकेट करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ रैंकिंग बेस्ट शेयर कैसे पिक करते हैं। दोस्तों प्लीज लेट मी नो इनटू द चैट बॉक्स, क्या आपको बेसिक्स ऑफ मैजिक फॉर्मूला समझ आ गए हैं? नेक्स्ट पार्ट है हमारा डेटा प्रिक्योरमेंट। क्या है डेटा प्रिक्योरमेंट? एंड डेटा एनालिसिस। उसको फिर हमारे पास क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि द बेस्ट कंपनीज फॉर इन्वेस्टमेंट। अभी हम नेक्स्ट लेवल पे जब जाएंगे तो अब हम डेटा प्रिक्योर करना सीखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा प्रिक्योरमेंट। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे डेटा एनालिसिस करना सीखेंगे। आफ्टर डेटा एनालिसिस आपके पास वो टॉप कंपनीज निकल के आएंगी जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या करनी है। सो ये पार्ट बी है, इट्स अ पार्ट बी ऑफ दिस मैजिक फॉर्मूला। ये है पार्ट ए जो अभी कंप्लीट हुआ है। पार्ट सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो बेस्ट कंपनीज निकल के आएंगी उनमें जाके एकदम से पैसे लगा देने हैं, या एक सिस्टमेटिक वे के साथ पैसे लगाने हैं। हाउ टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, हाउ टू इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, मॉडल क्या है इन्वेस्ट करने का, और कब एंट्री लेनी है, और कब उन शेयरों में से एग्जिट लेना है, वो पार्ट 3 है। इन तीनों पार्ट्स को अगर आप सीख लेते हो तो आपका जो पोर्टफोलियो बनेगा वो बहुत ही सॉलिड बनेगा। चाहे आपने छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है या बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपके पास मैजिक फॉर्मूला के बेसिक्स के साथ साथ
डेटा प्रिक्योरमेंट की पूरी ट्रेनिंग, उसको एनालाइज कैसे करना है, मतलब उसकी फॉर्मूलास लगा के उसको कैसे निकालना है, इंसाइट्स कैसे निकालने हैं डेटा से, और उसके हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर कैसे पिक करने हैं, निकालने हैं, फिर उन शेयरों में से इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, वो हमारा पार्ट सी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप ये सीख गए तो यू विल बी एबल टू बीट द मार्केट विद वेरी गुड मार्जिन। आपकी रिटर्न ओवरऑल मार्केट से ज्यादा होगी, वो मेरा प्रॉमिस है। लास्ट 40 ईयर्स का बैक टेस्टेड डेटा ये कहता है एटलीस्ट आप, मतलब अमेरिका में 6% है, और निफ्टी में इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 10% ज्यादा रिटर्न बनती है नॉर्मल बेंचमार्क से, इस फॉर्मूला की हेल्प से। सो गाइस, जो ये फॉर्मूला है बहुत ही जरूरी है। एवरीबडी, आप ट्रेडिंग करते हैं, आप फ्यूचर ऑप्शन में प्ले करते हैं, बट साइड बाय साइड इस फॉर्मूला से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। मार्केट जब गिरेगी आपको और मजा आएगा, क्योंकि जो इसका इन्वेस्ट करने का जो तरीका है ना, वो बहुत ही क्रिएटिव है। इसमें एसआईपी की तरह हम पोर्टफोलियो लगाते हैं सिस्टमेटिकली, जैसे एसआईपी लगाते हैं ना, एवरी अल्टरनेटिव मंथ में इन्वेस्टमेंट करनी है कुछ कुछ, वो मैं सारा सिखाऊंगा आपको। बट आपको डेटा प्रोक्योर करने के लिए एक वेबसाइट पे जाना है, विच इज ट्रेंड लाइन। ऑब्वियसली ट्रेंड लाइन जो है, ये जो डेटा हम हमें यहां से डाउनलोड करेंगे, इस ट्रेंड लाइन पे फिल्टर्स बनते हैं, स्क्रीनर्स बनते हैं, वो बनाने सिखाऊंगा आपको। मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि ये ट्रेंड लाइन जो है वो यूज करेंगे। और मैं साथ के साथ इसमें से ना, जो नॉर्मल पर्सन है, जो फ्री वर्जन है, उसमें आप स्क्रीनर बना सकते हो, देख सकते हो, बट डेटा डाउनलोड करने की परमिशन नहीं देता। बट यहाँ पे आई विल शेयर माई जो है सब्सक्रिप्शन, या आपको मैं वो दे दूंगा आपको, यू कैन से यूजर आईडी। तो आप मेरी ईमेल आईडी से, मेरे यूजर आईडी से यू विल बी एबल टू डाउनलोड द डेटा। आप बस इसकी आईडी बना लीजिए कल, क्योंकि मैं बनवाऊंगा आपसे डेटा की शीट, तो फिर आप जो है मेरे साथ बना पाएंगे, क्योंकि उसको बनाना सीखना बहुत ही जरूरी है। सो फ्रेंड्स, जितना भी आज मैंने एक्सप्लेन किया, समझ आया आपको? अगर समझ आया तो चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। मुस्ताक सर कह रहे हैं कि क्या ट्रेडिंग व्यू यूज कर सकते हैं? आई डोंट नो मुस्ताक सर, बट जनरली आई यूज ट्रेडिंग व्यू फॉर दिस पर्पस, क्योंकि मुझे लगता है कि ट्रेडिंग व्यू से जो डेटा है वो एक्चुअल में एक्यूरेट डेटा निकलता है। तो फॉर मैजिक फॉर्मूला इन्वेस्टिंग हम ट्रेडिंग व्यू को नहीं, हम जो है ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे। फाइन जी, महरीन प्लीज अपना डाउट। सो देयर इज नो डाउट, बट बहुत अच्छा लेक्चर था सर, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। तो अभी मुझे आप, ऐसे फील हो रहा है मैंने पहले क्यों नहीं किया, बट अच्छा भी फील हो रहा है कि अब कर लिया। नहीं नहीं, इट्स ओके, फाइन, नो नीड टू वरी। जब आप सीखने लग गए तभी से सब कुछ ठीक हो जाता है, एनी हाउ। बट जो भी आप सीखेंगे इसको फ्यूचर में इम्प्लीमेंट भी करना, और आगे चल के इस नॉलेज को हम मोनेटाइज भी करेंगे। प्लस डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी पे भी हम फोकस रखेंगे, क्योंकि सीखना एक अलग चीज़ है, उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना इज अ सेकंड difficult thing. So I will help you to achieve your objective by doing mastering the both things in execution as well as in the psychology. No problem. So guys, कल मिलते हैं, इसी सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज के दिन के लिए इतना ही इस सेशन में। See you tomorrow at the same time. Link will be in your chat box before the session. Thank you very much.